नमस्कार। आज हम एक खबर की बात नहीं करेंगे, हम उस एहसास की बात करेंगे जो करोड़ों आंखों में इंतजार बनकर ठहरा हुआ है। उस सिसकी की बात करेंगे जो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, और उस सम्मान की बात करेंगे जो दशकों तक देश की सेवा करने के बाद आज अपने ही हक के लिए तरस रहा है। यह कहानी है भारत की नींव के उन पत्थरों की जिन्हें आज हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। यह कहानी है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के 80 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों के उस अंतहीन संघर्ष की, जिनकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब महज 1000 रुपये की मासिक पेंशन के इर्द गिर्द आकर ठहर गया है। लेकिन आज की यह चर्चा निराशा के अंधेरे में नहीं, बल्कि उम्मीद की उस एक लौ की रोशनी में होगी जो न्याय के मंदिर से जली है। एक ऐसी रोशनी जिसने सरकार की दशकों की चुप्पी पर एक कड़धा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, पेंशन वृद्धि के मामले पर माननीय उच्च न्यायालय के अभूतपूर्व सख्त रवैये और उसके एक ऐतिहासिक आदेश ने इस लगभग मुर्दा हो चुके मामले में एक नई रूह फूंक दी है। तो आज अपनी इस विशेष पडीडीएच ताल में हम परत दर परत यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है अदालत का यह फैसला जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार जिस त्योहारी तोहफे की तैयारी कर रही है, उसकी असलियत क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन 5 राज्यों की कहानी क्या है जहां पेंशन बढ़ी है, और उसका ईपीएस 95 से क्या नाता है? और सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल, क्या 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और 30 सितंबर को प्रस्तावित उच्च पेंशन पर चर्चा उन करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में वो सवेरा लेकर आएगी जिसका इंतजार करते करते उनकी आंखों की रोशनी धुंधला गई है? क्या उनकी पेंशन वाकई 7,500 रुपये महीने तक पहुंचेगी, या यह भी एक और चुनावी जुमला बनकर इतिहास की किताबों में दफन हो जाएगा? आइए इस पूरी तस्वीर के हर एक पहलू को, हर एक कोण को आपके सामने रखते हैं, पूरी सच्चाई और पूरे विश्लेषण के साथ। सबसे पहले उस सबसे बड़ी खबर का जिक्र जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने पेंशन भोगियों के मामले पर सुनवाई करते हुए जो टिप्पणियां की हैं, वे सिर्फ टिप्पणियां नहीं हैं, वे सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के लिए एक आईना है। अदालत ने बिना किसी लाग लपेट के साफ और कड़े शब्दों में कहा कि 1000 रुपये की मासिक पेंशन आज के जमाने में, जहां आसमान छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, किसी भी नजरिए से सम्मानजनक नहीं कही जा सकती। अदालत ने इसे एक क्रूर मजाक की संज्ञा दी। अदालत ने सरकार से वो सवाल पूछा जो इस देश का हर नागरिक पूछना चाहता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होने का दंभ भरते हैं, तो हम अपने उन बुजुर्गों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी जवानी के 30-40 साल इस देश के निर्माण में खपा दिए। लेकिन बात सिर्फ तल्ख सवालों और फटकार पर ही खत्म नहीं हुई। अदालत ने एक ऐसा ठोस और निर्णायक कदम उठाने का निर्देश दिया है जिसने सरकार के लिए अब टाल मटोल के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया है कि पेंशनधारकों की एक नई, व्यापक और अद्यतन सूची तैयार की जाए। यह कोई मामूली सूची नहीं होगी। इस सूची में 3 अलग अलग श्रेणियों में पेंशनधारकों को वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी में वे पेंशन भोगी होंगे जिन्हें मौजूदा दर पर पेंशन मिल रही है। दूसरी श्रेणी में उन लोगों का ब्यौरा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उच्च पेंशन के हकदार हैं, लेकिन जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी पेंशन राशि में विसंगतियां हैं, यानी जिन्हें नियमों के अनुसार जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। इस आदेश के मायने बहुत गहरे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सरकार और ईपीएफओ की जवाबदेही तय होगी। उन्हें एक एक पेंशन भोगी का हिसाब देना होगा। अब यह मामला सिर्फ औसत और आंकड़ों का नहीं रहेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति की कहानी का दस्तावेज बनेगा। यह पारदर्शिता की दिशा में एक ऐसा मील का पत्थर है जो वर्षों से चले आ रहे उस आरोप को साबित या खारिज कर सकता है कि पेंशन के वितरण में भारी भेदभाव और धांधली होती है। पेंशन भोगी लगातार शिकायत करते रहे हैं कि किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं तो किसी को 1000, जबकि कई योग्य लोग आज भी उच्च पेंशन के लाभ से कोसों दूर हैं। अदालत का यह आदेश उस अंधेरे में रोशनी की पहली किरण है। इस अदालती चाबुक ने सरकार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना दिया है। जो मामला सालों से मंत्रालयों की फाइलों में धूल फांक रहा था, वो अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की मेज पर पहुंच गया है।
हमारे सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है और इसे मानवीय दृष्टिकोण से हल करने के निर्देश दिए हैं। शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में यह खबर तेजी से गूंज रही है कि आने वाले त्योहारी सीजन से पहले सरकार पेंशन धारकों को एक बद्धा तोहफा दे सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह तोहफा आखिर होगा क्या? हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार सरकार के भीतर दो प्रमुख विकल्पों पर गहन मंथन चल रहा है। पहला विकल्प एक तात्कालिक राहत का है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 3,000 रुपये कर दिया जाए और बाकी की बढ़ोतरी यानी 7,500 रुपये के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर सरकार को सौंपे। यह एक सुरक्षित रास्ता है जो सरकार पर तत्काल बद्धा वित्तीय बोझ भी नहीं डालेगा और पेंशन भोगियों को कुछ राहत भी दे देगा। दूसरा विकल्प वह है जो पेंशन भोगियों की मांगों के ज्यादा करीब है। इस विकल्प के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 5,000 रुपये किया जाए और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस का प्रावधान भी जोड़ा जाए। यह महंगाई भत्ता वो कवच है जो भविष्य में बढ़ने वाली महंगाई के असर से पेंशन को बचाएगा। यह कोई ख्याली पुलाव या हवाई बातें नहीं हैं। 28 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के आधिकारिक एजेंडे में EPS 95 पेंशन की समीक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रख दिए हैं। वित्त मंत्रालय हमेशा की तरह देश के वित्तीय स्वास्थ्य और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का हवाला देकर एक चरणबद्ध यानी किस्तों में बढ़ोतरी की वकालत कर रहा है। वहीं श्रम मंत्रालय पेंशन भोगियों की दयनीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए एक मुश्त सम्मानजनक वृद्धि के पक्ष में है। अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट को ही लेना है। यह बैठक सिर्फ एक सरकारी बैठक नहीं होगी, यह करोड़ों बुजुर्गों के भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। अब उस सबसे बद्धे सवाल पर आते हैं जो सबके जहन में है। क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वह पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ा सके? सरकार अक्सर वित्तीय बोझ का रोना रोती है, लेकिन ट्रेड यूनियन, पेंशन भोगी संगठन और कई आर्थिक विशेषज्ञ लगातार यह तर्क देते आए हैं कि यह असंभव नहीं बल्कि इच्छा शक्ति का सवाल है। उनका कहना है कि EPFO के पास आज के दिन में लाखों करोड़ रुपए का एक विशाल फंड पड़ा हुआ है। यह पैसा न तो सरकार का है न ही EPFO का। यह पैसा उन करोड़ों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं के योगदान से बना है जिन्होंने दशकों तक अपनी कमाई का एक हिस्सा इस उम्मीद में जमा किया था कि यह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जरूरत सिर्फ इस फंड के सही प्रबंधन और नीतिगत प्राथमिकताओं को बदलने की है। विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि अगर हमारी सरकारें बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाखों करोड़ रुपये की टैक्स रियायतें दे सकती हैं, उनके कर्जे माफ कर सकती हैं, तो वो अपने उन नागरिकों के लिए कुछ 1,000 करोड़ रुपए का सालाना प्रावधान क्यों नहीं कर सकती जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगा दिया? चलिए अब उस खेशबर की भी पड़ी हड़ताल कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। 5 राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि सच्चाई क्या है और भ्रम क्या है। जिन 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली का जिक्र हो रहा है, वहां हाल ही में पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, यह सच है। लेकिन यह बढ़ोतरी राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई है। यह वो पेंशन होती है जो राज्य सरकारें अपने नागरिकों जैसे बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को अपने खजाने से देती हैं। इसका केंद्र सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 से कोई सीधा संबंध नहीं है। EPS 95 एक केंद्रीय योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है और इसका वित्त पोषण कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से होता है। तो क्या इस खेशबर का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही इसका सीधा संबंध न हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व है। यह एक सकारात्मक संकेत है। यह दिखाता है कि जन कल्याण की भावना अभी जीवित है और सबसे बड़ी बात, यह केंद्र सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाता है। जब राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पेंशन बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती हैं, तो केंद्र सरकार, जिसके पास कहीं अधिक व्यापक अधिकार और संसाधन हैं,
वह अपने पेंशनधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ धर सकती है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें एक बार EPS 95 योजना के इतिहास में भी झांकना होगा। साल 1995। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो इसके पीछे एक बहुत ही नेक और प्रगतिशील सोच थी। सोच यह थी कि संगठित क्षेत्र के क्रोद्धों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यह एक सपना था कि कर्मचारी जब 60 साल की उम्र में अपने काम से निवृत्त होगा तो वह गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना बाकी का जीवन जी सकेगा। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का ही एक हिस्सा है, जिसमें नियोक्ता के 12% अंशदान में से 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। लेकिन वक्त के साथ यह खूबसूरत सपना एक कड़वी हकीकत में तब्दील होता चला गया। जो पेंशन की राशि उस समय के हिसाब से ठीक ठाक लगती थी, वह महंगाई की सुनामी में कागज के टुकड़े की तरह बह गई। आज आलम यह है कि न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये है। आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आज के समय में 1000 रुपये की कीमत क्या है? एक महीने का दूध का बिल, या बिजली का बिल, या फिर किसी गंभीर बीमारी की बस कुछ दिनों की दवाइयां। इस मामूली अपमानजनक रकम में एक बुजुर्ग इंसान अपना पूरा महीना कैसे गुजारता होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह किसी यातना से कम नहीं है। यही वो वजह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से देश भर के पेंशनधारक सड़कों पर हैं। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर राज्य की राजधानी तक धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़तालें की, झांपन सौंपे और न्याय की गुहार लगाई। उनकी सिर्फ एक ही मांग है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में जब जब महंगाई बढ़े उनकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जाए। इस संघर्ष का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है उच्च पेंशन का विकल्प। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन सभी कर्मचारियों को उच्च पेंशन का अधिकार दिया था जिनका योगदान उनकी पूरी सैलरी पर कटा था, न कि सिर्फ वेतन सीमा पर। लेकिन आरोप है कि EPFO ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल और अव्यावहारिक बना दिया कि लाखों पात्र कर्मचारी आज भी इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आवेदन कैसे करें, गणना कैसे होगी। 30 सितंबर को इसी उच्च पेंशन के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में आवेदन और गणना की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सच्ची भावना का सम्मान हो सके और ज्यादा से ज्यादा योग्य लोगों को इसका लाभ मिल सके। सैद्धांतिक रूप से जो कर्मचारी 31 अगस्त 2014 तक EPS के सदस्य थे और जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, वे इसके पात्र हैं। अगर यह विकल्प सही तरीके से लागू हो जाता है तो कई लोगों की मासिक पेंशन 5000 या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है, जो उनके जीवन स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के लिए एक झटके में पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाना वित्तीय रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इससे सरकारी खजाने पर सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ना लाजमी है। इसलिए एक व्यावहारिक और बीच का रास्ता यह हो सकता है कि सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करे। जैसे पहले चरण में न्यूनतम पेंशन को 3,000 या 5,000 रुपये तक लाया जाए, जिससे पेंशन भोगियों को तत्काल बद्धी राहत मिले, और फिर अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर इसे 7,500 रुपये के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। यह एक ऐसा समाधान हो सकता है जो पेंशन भोगियों की जरूरतों को भी पूरा करे और सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी भारी न पड़ डरे। जब हम भारत की पेंशन स्थिति की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक हो जाती है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत एक औसत सेवानिवृत्त व्यक्ति को लगभग $1,500 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,25,000 रुपये मासिक मिलते हैं। जर्मनी जैसे विकसित यूरोपीय देश में भी औसत सरकारी पेंशन 1,200 यूरो यानी 1 लाख रुपये से ज्यादा है, और इन विकसित देशों की तुलना में भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये है। यह आंकड़ा दिखाता है कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के मामले में
दुनिया में कितने पीछे खड्डे हैं। यह तुलना साफ करती है कि भारत में पेंशन बढ़ाना सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, ताकि हमारे बुजुर्ग भी दुनिया के अन्य नागरिकों की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। अब सारी निगाहें, सारी उम्मीदें आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हैं। 28 सितंबर की कैबिनेट बैठक और उसके बाद 30 सितंबर की उच्च पेंशन पर होने वाली चर्चा। यह एक सप्ताह करोड़ों पेंशन भोगियों के दशकों के संघर्ष, उनके आंसुओं और उनकी प्रार्थनाओं का फल तय कर सकता है। क्या सरकार अदालत के दबाव, पेंशन भोगियों के आंदोलन और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक ऐतिहासिक, साहसिक फैसला लेगी, या फिर यह उम्मीद भी तारीखों और वादों के मकद्दजाल में उलझ कर रह जाएगी? पेंशन बढ़ोतरी से होने वाले लाभ सिर्फ वित्तीय नहीं होंगे, इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे होंगे। जब एक बुजुर्ग के हाथ में एक सम्मानजनक राशि आती है, तो परिवार पर उसकी निर्भरता कम होती है। वो अपनी दवाइयों, अपने इलाज और अपनी छोटी छोटी जरूरतों को खुद पूरा कर पाता है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस आएगा। आर्थिक सुरक्षा से उन्हें जो मानसिक शांति मिलेगी वह अनमोल है, और जब देश के करोड़ों लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो इसका एक सकारात्मक असर बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय संतुलन साधने की। सरकार को पेंशन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी धन आवंटित करना है। ईपीएफओ को भी अपने फंड की स्थिरता को देखना है, ताकि वह भविष्य में भी पेंशन का भुगतान करने में सक्षम बना रहे। इसलिए किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले एक गहन विचार विमर्श और एक सुविचारित, दीर्घकालिक योजना की सख्त आवश्यकता है। अंत में सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल नीयत का है, सवाल प्राथमिकता का है। ईपीएस 95 के पेंशनभोगी कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे हैं, वे अपना है क्यों मांग रहे हैं। ये वही पैसा है जो उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बूंद बूंद करके दशकों तक जमा किया था, इस एक उम्मीद में कि बुढ़ापे में यह उनकी लाठी बनेगा। आज वो लाठी कमजोर पड़ी गई है और उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। यह सहारा सरकार को देना होगा। यह उसका संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। हम उम्मीद करते हैं कि 28 सितंबर की सुबह जब कैबिनेट की बैठक के लिए हमारे नीति निर्माता जुटेंगे, तो वे सिर्फ आंखों और फाइलों को नहीं, बल्कि उन करोड़ों मुरझाए हुए चेहरों को भी याद रखेंगे जो न्याय की आस में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उच्च न्यायालय का आदेश एक अवसर है, एक मौका है दशकों की एक ऐतिहासिक गाफिलती को सुधारने का। क्या सरकार इस मौके का फायदा उठाएगी? यह देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तय है, यह संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। जीत शायद आज न मिले, कल मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ 7,500 रुपये की नहीं है। यह लड़ाई गरिमा की है, सम्मान की है और न्याय की है। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।